एक वनचिड़िया जो कि परजीवी थी, आज की सुबह उन्हीं से इन्वॉल्व हो गई। पता नहीं उसकी जिंदगी कितनी रह गई। राजनीति को पैसों से मुक्त करना होगा। राजनीति पूंजी की गिरफ्त में है। नॉवेल पढ़ने की आदत कहिए या लत कहिए, बहुत अर्ली एज में वो पढ़ी, चूंकि मेरी माँ पढ़ती थी। वो कविताएं कैसी हैं, कुछ एक तो छपी, कुछ एक अभी भी फाइलों में बंद है। एक चीज जो तेजस्वी जी ने कर दिया है, और बिना ज्यादा ब्रैग किए हुए, कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। लालू जी की कुकिंग बड़ी फेमस है। आपने कभी उनके हाथ का कुछ खाया है? सबसे पसंद क्या है आपको? मटन और मछली दोनों। Hello and welcome everyone. Today we have Rajya Sabha MP and RJD leader Manoj Jha here with us. Now he is known for his sharp critique, powerful speeches and flair for poetry. We will obviously talk on politics, but also in this conversation try to understand the leader beyond politics. Hello Manoj ji, thank you for नमस्कार, थैंक यू सो मच। Yes. मनोज जी, बचपन से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसा बीता आपका बचपन? देखिए, बहुत ही इन दिनों देख रहा हूँ 2-3 और इंटरव्यूज में मुझे बचपने तक खींचने की लोग कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी बचपन, जैसा एक आम बचपन जिनका 60वीं दशक में 60 के उत्तरार्ध में जन्म हुआ, तो जो बचपन था उसी तरह का बचपन मेरा भी था। पढ़ाई, थोड़ा आउटडोर गेम्स में दिलचस्पी, थोड़ा डिबेटिंग का शौक फ्रॉम एन अर्ली एज, उसमें मेरी माँ का कंट्रीब्यूशन है। और नॉवेल पढ़ने की आदत कहिए या लत कहिए, बहुत अर्ली एज में वो पढ़ी, चूंकि मेरी माँ पढ़ती थी तो मुझे भी वो आदत पड़ी। आउटडोर गेम्स में दिलचस्पी बहुत थी। वो संतुलन पढ़ाई और गेम्स का समझ भी नहीं पाता था। बहरहाल इसी तरह का बचपन रहा। सहरसा एक छोटी सी जगह है उत्तर बिहार में, कोसी के किनारे। कौन सी किताबें पहले पढ़ना शुरू किया आपने? देखिए, मोस्टली मुझे याद है उस वक्त मेरी माँ को बड़ा शौक था बंगला से जो हिंदी में अनुदित किताबें थीं, चाहे ताराशंकर बंदोपाध्याय हों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हों, बिमल मित्र हों, समरेश बासु हों, ये बहुत सारे नाम थे जिनकी किताबें उस वक्त में कई प्रकाशक हिंदी में ला रहे थे। तो शरत चंद्र संभवतः मैंने पहला पढ़ा। बाद के दिनों में शरत चंद्र पे विष्णु प्रभाकर की जीवनी आई, आवारा मसीहा। मेरी माँ बहुत तेजी से पढ़ती थी, तो मुझे याद है कि 5वीं 6वीं में शरत साहित्य से मेरा परिचय गाढ़ा हो चुका था। तो कमोबेश यही रहा। उसके बाद आप कॉलेज गए? उसके बाद +2 के लिए मैं रांची गया, सेंट जेवियर्स रांची। उस वक्त बिहार और झारखंड अलग नहीं थे, तो वहाँ पढ़ाई हुई। फिर मैं पटना आया ग्रेजुएशन के लिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया, तो यहीं का होके रह गया। आई गॉट परमानेंट टीचिंग पोजीशन एट एन अर्ली एज। तो पहले जामिया में लिया, फिर 7 बरस बाद वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन पटना में था जी। कैसा था? इवेंटफुल, मजा आया। वो दौर था थिएटर का भी, थोड़ा एक्टिविज्म का, तो थिएटर भी थोड़ा किया, एक्टिविज्म भी किया। उस वक्त बड़ा मतलब ऐसा था कि दुनिया में लड़ाई होनी चाहिए बराबरी की, और संपत्ति का, संसाधन का बंटवारा होना चाहिए। तो वो जो एक ड्रीम था, वो सिर्फ अकेले मेरा नहीं था, यूथ का एक बड़ा वर्ग उस ड्रीम को लेके चल रहा था, और जाहिर है कि वो साझा ड्रीम था। तो एक्टिविज्म में भी बहुत समय, उसी दौर में कुछ लिखना विखना भी मैंने शुरू किया इसी लाइन पे। और फिर वहाँ भी थोड़ा बैलेंस मेरी पढ़ाई का और वो थोड़ा गड़बड़ाया कि कितना एक्टिविज्म और कितनी पढ़ाई, वो फर्क हम नहीं समझते थे। कई बार 3-3 4-4 दिन तक कहीं चले गए, दोस्तों के बीच में इन्हीं विषयों पे बातचीत हो रही है। फिर थोड़ा पेरेंट्स का भी प्रेशर आया कि पढ़ाई तो कर लो। फिर रिस्टोर किया वो चीज़ें, और फिर पढ़ाई की तो अच्छा किया, और फिर दिल्ली आ गए। आपको अभी भी लगता है कि वहाँ का यूथ अभी भी इसी तरीके का है, कॉलेजेस में यही? नहीं, देखिए, ये पूरे
देश में, और मैं खास तौर पे मानता हूं कि 1991 कल मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर मनमोहन सिंह जी, तो वो जो नव उदारवाद का दौर था उसने कुछ एक अगर अच्छी चीजें की तो कुछ एक ऐसी चीजें भी की अ, जिसको जनरेशन समझ नहीं पा रहे। उस दौर में साझा सपने देखना आसान था, बदलाव के सपने देखना आसान था, और इसलिए आप देखेंगे कि कास्ट इक्वेशन के परे लोग एक साझा ड्रीम में यकीन करते थे। लेकिन उस दौर के बाद नव उदारवादी बाजारवादी चरित्र ज्यो ज्यो बलवती होता गया, ये प्रतिरोध और सड़क पर आकर के बदलाव की बात करना वो सब खत्म सा होता गया। मैं जब डीयू में आया, इवन एज ए टीचर, मैं बताऊं कि छोटी छोटी घटनाएं याद आती हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, आई वॉज एसोसिएट प्रोफेसर। तो प्रोफेसर से उम्मीद की जाती है कि एक ऐसा व्यवहार करेंगे, स्टूडेंट के साथ एक दूरी भी होनी चाहिए। मेरे साथ वो नहीं था। अ, क्या हुआ कि हम मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मेरे गर्ल्स हॉस्टल की, जो हमारा हमारा गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल आसपास है, साथ में ही है, मेस कॉमन है, कॉमन रूम कॉमन है हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो वो दीवार गिर गई, तो मेरी गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल एक्सपोज हो गया माल रोड से। तो मैं कुछ स्टूडेंट के साथ, मैं वार्डन था उस वक्त, मैं गया मेट्रो के ऑफिस में, मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसका कुछ कर दीजिए, कम से कम रात के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट, नहीं तो मेरा पूरा हॉस्टल एक्सपोज्ड है। दैट पर्सन मिसबिहेव्ड नॉट ओनली विथ मी, विथ माय स्टूडेंट्स एंड मी। और मुझे लगा कि शायद ये ऐसे, मैंने निगोशिएशन करने की कोशिश की, बातचीत, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा फिर आपको मेरे पास आना होगा 1 घंटे के अंदर। हम तब तक 100 स्टूडेंट थे। हमने माल रोड में हम सड़क पे लेट गए, स्टूडेंट एंड टीचर्स। कुछ नहीं, सड़क पे लेट गए। तो ट्रैफिक जो आजादपुर की ओर जा रही थी आईएसबीटी से, वो भी रुक गई, और जो आजादपुर से आईएसबीटी, तो वो भी रुक गई। अफरा तफरी, तुरंत डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर, फिर ये मेट्रो के कर्मचारी आए, बातचीत शुरू हुई। इसमें करीब 45-50 मिनट बीत चुके थे। क्या है तो मैंने बताया, एंड पुलिस कमिश्नर अग्रीड, बोला हाँ कुछ तो करना होगा। Okay. और फिर उन्होंने टेम्पररी वो जो टेंट शामियाना वाला होता है वो लगाया, और अगले दिन सुबह पूरा का पूरा वॉल खड़ा होने की। तो मैं क्यों ये आपको उदाहरण दिया, ये बहुत पुराना उदाहरण नहीं है, 2003-4 का होगा संभवतः, और हाँ फिर भी 20 वर्ष तो हो ही गए हैं। तो आज संभवतः मैं अगर ये कोशिश करूं जी। तो मुश्किल होगी। मुझे देशद्रोही भी कहा जा सकता है, डिसरप्टर कहा जाएगा, अर्बन नक्सल कहा जा सकता है। ये सारे विशेषण आजकल एकदम फ्री में बट रहे हैं। जिस किसी ने प्रतिरोध की बात की, थोड़ा बदलाव की बात की, सब अर्बन नक्सल है। मतलब आप फॉरेस्ट राइट की बात करें तो अर्बन नक्सल है, आप सैनिटेशन वर्कर की बात करें तो अर्बन नक्सल है, आप रोजगार उन्मुख एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज की बात करें तो अराजक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बताया, विद्यार्थी जीवन से लेकर के वो बदलाव हम देख रहे हैं। अब हमारे कैंपस जो है ना बहुत सैनिटाइज्ड हो गए हैं, अब प्रोटेस्ट की चीजें खत्म हुई हैं, और साथ ही साथ वो एक जो ट्रेडिशन था, डिफरेंस के साथ साथ बैठने की कला जो थी, कि हम आप डिफर करते हैं लेकिन हम साथ बैठ सकते हैं, दैट इज गॉन, एंड विच इज नॉट गुड। वो किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो राइट के लिए अच्छा नहीं है, वो लेफ्ट के लिए अच्छा नहीं है, वो सेंटर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो बैलेंस है ना वो इससे प्रभावित हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों है? क्योंकि जब सेंटर गवर्नमेंट भी, जब बीजेपी भी ऑपोजिशन में थी तो वो भी काफी प्रोटेस्ट करते थे, उनको करने भी दिया जाता था। तो अब जब वो सत्ता में है तो आपको क्यों लगता है नहीं, आप बिल्कुल सही करें। जैसे अभी ही मनमोहन सिंह जी के बाद हम लोग को कई सारी चीजें याद आई, कई लोगों ने शेयर किया
कि जेएनयू में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। एक प्रोटेस्ट मैं टाटा इंस्टीट्यूट का भी जानता हूं, जब मनमोहन सिंह जी वहां गए थे, और दोनों ही केस में ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कॉलिंग अप द टॉप ऑफिशियल्स और जो वहां के थे वीसी वगैरह, कि नो डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो एक चीज है ना, वो खत्म हो गई है। वो इसलिए खत्म हुई है ना, अथॉरिटेरियनिज्म का एक अपना मिजाज होता है, और ये अपने ही देश में हुआ वैसा नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों में हुआ है। वो एक मी माय एंड मायन, मैं मेरा मुझको वाली जो पूरी आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध राजनीति हो जाती है ना, उसमें विकल्प और वैकल्पिक विमर्श के लिए जगह लगातार सिकुड़ती जाती है, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो खत्म हो जाती है। लेकिन मैं पेसिमिस्टिक नोट पे इसको नहीं रखूंगा। ये एक साइकिल है। अगर ये दौर आया है, ये वैकल्पिक स्पेस खत्म हुआ है, तो बहुत जल्द इसका निराकरण भी होगा, ये भी मैं जानता हूं। थोड़ा सा लाइट करते हैं कॉन्वर्जेशन को। आपको लिखने का शौक कैसे हुआ और कब से लिख रहे हैं आप? लिख तो बहुत, मुझे ट्रेन यात्राओं का बड़ा शौक है, बल्कि आज भी मैं जहां जा रहा हूं मैं ट्रेन से ही जा रहा हूं, हालांकि वहां फ्लाइट है। ट्रेन यात्राओं में खिड़की के पास बैठ के लंबी यात्राओं में बहुत मतलब बड़ा नॉस्टैल्जिया में के कागज पे कुछ लिखना मुझे अच्छा लगता था। तो पोइट्री लिखी। 11वीं 12वीं में था, रिजल्ट मेरा अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ था, तो पापा लोगों को भी थी उम्मीद ज्यादा। तो बैठ करके मैंने, मुझे याद है कि मानसी रेलवे स्टेशन था हमारे सहरसा के पास, तो मानसी रेलवे स्टेशन पर बैठ करके 1.5-2 घंटे में मेरी ट्रेन आनी थी। मैंने 2-2.5 पेज कुछ लिखा, आज भी है मेरे पास वो सब। कविताएं लिखने का भी शौक हुआ। जैसे जिस वक्त में जो मानसिक चीजें थी, जैसे मैंने कहा ग्रेजुएशन में जब था, तो थोड़े जो बदलाव की बात करते थे, उसी समय में नहीं, उससे पूर्व मेरठ में एक दंगा हुआ था। उस दंगे पे मैंने एक कविता लिखी थी। मैं स्कूल में ही था, 81 में एक दंगा हुआ था मेरठ में। तो मतलब पढ़ना और लिखना, अब वो कविताएं कैसी हैं, कुछ एक तो छपी, कुछ एक अभी भी फाइलों में बंद है। कुछ पार्लियामेंट में आप पहुंचा देते हैं? आप पार्लियामेंट में जनरली अपनी कविताएं मैंने नहीं पहुंचाई हैं। एक सोचा था एक बार, तो जनरली मैं पार्लियामेंट में कुछ जब मैं कविताएं पढ़ता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पढ़ लेने के लिए नहीं पढ़ता हूं। हमेशा दिमाग में होता है कि मेरा मानना है कि एक लंबा चौड़ा भाषण जो कहता है, कविता की 2-3 लाइन, उसे वो 15 लाइन को वो 2-3 एक स्टैंजा वो कन्वे कर देता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। बड़े बड़े रसूखदार लोग बैठे हुए थे और मुझे कुछ बोलना था। पार्लियामेंट में झूठ शब्द अनपार्लियामेंट्री है। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था, और मैंने झूठ का इस्तेमाल यूं किया। वसीम बरेलवी की एक लाइन थी, और मैं कह रहा हूं सारे टॉप रसूखदार लोग सामने बैठे थे। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। इशारा मेरा स्पष्ट था। बीजेपी के एक बड़े मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने मेज थपथपा दी। उन्होंने शेर पे मेज थपथपाई बिना कॉन्टेक्स्ट जाने। फिर उनको बाकी लोग जो उनके अगल बगल के थे, उन्होंने कहा कि साहब ये किस पे बोला गया। तो बाहर आके उन्होंने कहा नौकरी लोगे क्या मेरी। तो खैर, मैं आपको इसलिए कहा कि कई दफा पोएट्री का एक वो रोल होता है। वैसे आपकी इमेज भी ऐसी है। मेरे कॉलेज में जब डिस्कशंस होते थे, जहाँ पर हम बात करते थे लीडर्स के बारे में, तो अक्सर आपका नाम आता था, तो सब कहते थे कि वो नेता है लेकिन वो कवि है। उनके चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं, जो भी होती है ज्यादा। हाँ, इम्पैक्ट भी करती हैं। दूसरा, एक चीज जरूर मैं आपसे कहूं, आपके सुनने वालों को, जब मैं पार्लियामेंट में आया तो मैंने एक अहद ली थी, एक कसम ली थी, मैं गैर शालीन कभी नहीं होऊंगा।
मेरा कोई दुश्मन नहीं है और राजनीति का ये चरित्र भी नहीं होना चाहिए। मेरा विरोध है, बहुत विरोध है बीजेपी से नीतियों को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी व्यक्ति का विरोध थोड़ी ही है, और नीतियों से चूंकि विरोध है तो वो चीज मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं बिना अनसिविल हुए। और अब तक मैंने निभाया, और मैं धन्यवाद दूंगा मेरी पार्टी का भी, मेरी लीडरशिप का, मेरे पीठ पीछे खड़े रहे। कभी यूं नहीं हुआ कि उन्होंने कहा ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। तो ये ताकत जो आपको है ना, और इस ताकत के बावजूद आप जब शालीन रहते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आता है। इसलिए जब मैं उठता हूं तो मैं कहूंगा कि आज तक बीजेपी के हमारे लोग जो जानते हैं कि मेरी घोर असहमति है, वो मुझसे असहमत होंगे, लेकिन उन्होंने आज तक रोकने की, हूट करने की कोशिश नहीं की है। की भी है अगर दो चार लोगों ने आदतन, तो उनकी टॉप लीडरशिप ने वहीं से उनको कह दिया बैठ जाओ। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। कैसे कैसे आपने सोचा कि आप पॉलिटिक्स में जाएंगे और ये करना है? अभी आपने मेरा एक स्पीच सुना होगा पार्लियामेंट में, जो आखिरी है संविधान 75वें वर्ष पे, उसमें मैंने थोड़ा हिंट किया। डिबेटिंग कहा था ना आपको जी। उसमें कांग्रेस बहुत डोमिनेंट पार्टी थी देश में। तो छठी सातवीं क्लास में जब सिविक्स की किताबें पढ़नी शुरू की, तभी से पार्लियामेंट आने का मन था। हाँ, लेकिन हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी तो कांग्रेस के खिलाफ अपने को देखता था, और माइक नहीं होता था तो मैं ग्लास जो शीशे का स्टील का होता है ना, उसको मुंह में लगा के बोलता था। उसमें माइक जैसी आवाज थोड़ी गूंजती है, तो मेरी प्रैक्टिस होती थी या आईने के सामने खड़ा होकर के। ये कीड़ा कुलबुलाता रहा। उसके बाद फिर आपको बताया एक्टिविज्म, फिर मैं नौकरी करने लगा, तो एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहा, लेकिन मैं लिखता पढ़ता रहा उसी लाइन पर। जैसे दंगों पे मैंने काम किया है, तो कहीं भी दंगा होता था तो मैं जाता था उसको समझने की, पीस बिल्डिंग के लिए कुछ हो सकता है तो वो कोशिश कर। फिर मुझे याद आया कि गुजरात के दंगे के बाद 2002 में मैं गुजरात जा रहा था। एक प्रोजेक्ट था हमारा कि पीस बिल्डिंग के लिए राजस्थान के कुछ इलाके और गुजरात के कुछ इलाके। तो एक लेडी मिली मुझे, तो उसने कहा क्या करते हो? मैंने कहा मैं ऐसे करता हूँ, लिखता हूँ जर्नल्स ये वो। कितने लोग जर्नल्स पढ़ते हैं? तो मैंने बताया कि मैं जहाँ लिख रहा हूँ उसकी रीडरशिप ये है। बोले जो प्रॉब्लम आप एड्रेस करना चाह रहे हैं वो मिलियंस का है और आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में अटके पड़े हैं। Why don't people like you come to active politics? तो वो एक चीज हिट की मुझको। फिर धीरे 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 फिर एक बहुत चांस मुलाकात लालू जी से हुई, फिर दो चार और मुलाकातें हुई, फिर मैंने उनके मीडिया उनके स्पोक्स पर्सन के रूप में काम शुरू किया 10-11, और फिर 18 में मैं पार्लियामेंट आया फर्स्ट टाइम, फिर 24 में रिपीट। तो वो जो बचपने का एक ड्रीम था, जिसमें मैंने आपको कहा, इस भाषण में मैंने कहा कि मैंने अपने को विपक्ष में ही हमेशा देखा। क्योंकि विपक्ष में होने से ना एक आपको एडवांटेज रहता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं 3 वर्ष के लिए जब अपने डिपार्टमेंट में हेड था, और लोग जानते थे कि मैं बहुत क्रिटिक हूँ एस्टैब्लिशमेंट का, तो कहते थे अब कैसे काम चलेगा तुम्हारा, तुम खुद हेड हो गए हो। काश मैं आपको एक पोस्ट दिखा पाता, मेरी एक स्टूडेंट ने लिखा है। मैं हेड था संभवतः, हाँ, और बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के कायदे कानून अलग थे। बॉयज कभी भी निकल जाते थे रात को, गर्ल्स के लिए बंदिशें थी। तो गर्ल्स ने प्रोटेस्ट किया, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि हेड से कन्फ्रंटेशन होगा, लेकिन मैं लगभग उनके पक्ष में खड़ा हो गया और फिर रिजॉल्व हो गया। वो चीजें, वो जो विसंगति थी काफी हद तक दूर हो गई। तो लोग मुझसे कहते थे कि अब तुम खुद हेड हो, लेकिन मैं उस दौर में मैं खुद को भी थोड़ा क्रिटिकल, ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन वो जो कीड़ा था ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट,
वो बचपने से रहा है, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट परफेक्शन की तलाश में कभी ये बिंदु कभी वो बिंदु, तो यूं ही ये सफर चलता रहा। वैसे प्रोटेस्ट के लिए कहा भी जाता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उनकी आवाज़ कोई सुने और समझे, तो अगर सामने वाला समझ ले और सुन ले तो बात सुलझ जाती है। हाँ, असल में क्या है ना कि एक मैं आपको बताऊं, एसेंशियली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अंबेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने फर्क समझाया था कि डेमोक्रेसी टॉप ड्रेसिंग है, वो टॉप ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे केक लगाया उस पर चेरी डाल दिया, वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी इलेक्शंस ही नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद करनी। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेटिक बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ। मतलब जैसे आप हैं या मैं हूं, अगर मैं आपके साथ रिश्ते में डेमोक्रेटिक नहीं हूं तो डेमोक्रेसी में मेरा फेथ नहीं है। मतलब एक चीज कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज ट्रू, डेमोक्रेसी इज व्हेन यू आर नॉट क्लोज्ड फॉर बीइंग ओपन। तो वो एक फलसफा हम सबको अपनी जिंदगी में, और ये बहुत आसान नहीं है। पद पे आते ही लोगों के अंदर ये टेम्पटेशन होता है कि डेमोक्रेसी ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, अब मुझे उस अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, और लोगों को भी नहीं है। तो वो लोगों को भी राइट्स ड्यूटी का फर्क समझाना शुरू कर देते हैं, जो एसेंशियली एक रास्ता है कि इसको या तो ब्लॉक करने का या सफोकेट करने का। लालू जी के लिए आप क्या अट्रैक्शन था, क्यों ज्वाइन किया? देखिए, एक बात तो मैं कहूं, उनसे पहली मीटिंग और आज तक वैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। कितने झंझावात झेले, कितने उत्पीड़न के शिकार हुए, कितने षड्यंत्र के शिकार हुए। जिन्होंने षड्यंत्र किया उनके लिए भी उनके अंदर बिटरनेस मैंने नहीं देखी। हमारे दल में कई लोग आज हैं, आए, कुछ लोग साथ हुए कुछ दिन, वो सब उनके साथ उनके खिलाफ केस मुकदमा करने वाले लोग थे। उन्होंने दिल पे नहीं रखा, आ जाओ। ये जो उनकी एक चीज है। और मैं समझता हूं दूसरी चीज कि कम्युनलिज्म के साथ 0.00001% भी उस व्यक्ति ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके पास भी विकल्प थे, हल्का सा आंख बंद करना था। और एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि नॉर्थ इंडिया में उनसे बड़ा कम्युनिकेटर कोई नहीं हुआ। मतलब कम्युनिकेटर मैं इसलिए कहता हूं कि हम आप जिस जुबान में बात करते हैं उनमें से कई चीजें संभवतः मास तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन लालू जी विद इन अ सेकेंड उसको एक मैसिव कम्युनिकेशन फ्रेम में तब्दील कर देंगे जो लोगों को हिट कर जाएगा। मैं इसका छोटा उदाहरण देता हूं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछ लिया कि आपकी पीएचडी किस पर है, तो मैंने बताया दंगे पे है। तो कई थियरी है कम्युनलिज्म की। एक थियरी है रिफरैफ। रिफरैफ का मतलब होता है कि जो असल प्लेयर्स हैं वो पीछे रहते हैं और सबॉल्टन से दंगे करवाते हैं। उन्होंने पूरा सुनने के बाद कहा कि हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप, बड़ा बड़ा लूट कोई और करता है और ये गरीब लोगों को दंगे के नाम पर लहसुन प्याज का टुकड़ा हाथ लगता। अब ये मेरी कल्पना के परे था कि इतनी आसानी से उन्होंने रिफरैफ की कॉम्प्लिकेटेड थियरी को सरलीकृत भाषा में समझा दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो बेहद उनके बारे में ऐसी चीजें जो अविस्मरणीय हैं और उसका विकल्प मैं नहीं देखता। इंडिया ब्लॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब भी बहुत रिसेंटली जैसे राहुल गांधी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी को लीड लेना चाहिए। कोई लीडर होने वाला है या नहीं होने वाला है? देखिए, संगठन ये आपको एक अलग सवाल के, हम लोग एक विचित्र परिस्थिति में देश जा चुका है और देश की राजनीति जा चुकी है। मैंने कई दफा कहा इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती कलेक्टिव थी, सामूहिकता। व्यक्ति के इर्द गिर्द सामूहिकता का नष्ट होता का विनाश होता है। जब जब इस देश की राजनीति में कोई व्यक्ति प्रबल हुआ है ना, केंद्र की राजनीति में, तो आपके इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए। चाहे इमरजेंसी में इंदिरा जी के दौरान या इन 10 वर्षों में मैं देख लूं, तो व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण अगर हो जाता है
तो संविधान कमतर होता जाता है, संस्थाएं कमजोर होती जाती हैं, और जो ट्रेडिशन है, जो नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो भी डिक्लाइन पे जाता है। जैसे आप कह रही हैं ना कि राहुल जी, किसी ने कहा ममता जी, अभी रिसेंटली हाँ, मैंने फॉलो किया है, और तब भी मेरा रिस्पॉन्स यही था, इसे कमजोरी की तरह क्यों देख रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ किसी की हिम्मत है बीजेपी में कि साहब मैं भी अच्छा लीडर हो सकता हूं? मतलब एक यूपी वाले के अंदर थोड़ी महत्वाकांक्षा है तो गुजरात वाले रोड़ा अटका रहे हैं। दोनों में साइलेंट वॉर चल रहा है, जिसको हम ग्रामशियन टर्म में वॉर ऑफ पोजीशन कहते हैं। एक लखनऊ से कुछ बिसात पिछाते हैं, दूसरा वहां से ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि अगर लीडरशिप के लिए कई दावेदार हैं, अल्टीमेटली इंडिया जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है। अगर मैं कहूं तो जो ट्राइबल पूरे पहले चीजें हुआ करती थी आदिम, उसमें फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का कॉन्सेप्ट होता था, किंग विंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तो हमने बाद में गढ़ लिया है। उस दृष्टिकोण से देखिए तो इंडिया गठबंधन, अच्छा हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हमेशा होंगी, क्योंकि केरला में यूडीएफ एलडीएफ फाइट में है, वहां बीजेपी नहीं है, तो दिक्कत होगी। कलकत्ता का वही हाल है। अभी दिल्ली पंजाब आप देख रहे हैं, पंजाब में अलग अलग लड़े, दिल्ली में साथ में लड़े थे। तो ये चीजें, इसको एक ट्रांजिशन का भी फेज है, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक अतिवादी व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो चुकी थी, उसका विकल्प रातों रात नहीं होता है। एक झटका लगा है अतिवाद वालों को भी, और एक संदेश हमें भी आया है कि आप अभी तक जो कर रहे हैं उससे 4 कदम आपको आगे चलना होगा। यही इंडिया ब्लॉक की नजीर है, और यही हमारी सियासत होगी आने वाले दिनों में। तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या बोलेंगे? अब मैं, मतलब चूंकि मेरे लीडर हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, और हम साथ काम करते हैं, कंटेम्पररी फेसेस अगर मैं देखूं, उसमें नॉट ओनली एज ए गुड कम्युनिकेटर, एक व्यक्ति ऐसा, और मैं कई लोगों को ये कह चुका हूं, आपसे भी कह रहा हूं, आप उनके साथ बैठिए, 20 चीज आप बोलिए, और 40 मिनट बाद आप अगर उनको कहिए कि सर तेजस्वी जी, मैंने जो कुछ कहा उसको रिकैप कर लेंगे इन द सेम ऑर्डर, तो एक ग्रास्प करने का। दूसरा, इमेजिनेटिव। कई लोगों को लगता है ना कि हमारी, कभी आकर के हमारी मीटिंग्स देख लें इंटरनल, इट्स हाईली डेमोक्रेटिक, लेकिन हम पोस्टर लगा के नहीं घूमेंगे ना लोगों को बताते हुए कि ये है, कितने बड़े डेमोक्रेटिक हैं। एक विषय पे 4 लोग अलग राय रखते हैं, और वो चारों में से किसी को नहीं काटेंगे। अभी भी मैं उनकी वो देख रहा हूं, अपने लोएस्ट लेवल वर्कर से बात कर रहे हैं, पंचायत गांव के लेवल पे, पहले उनको सुनते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, देन ही रिस्पॉन्स। तो ये बहुत कम, मैं जितना देख पा रहा हूं आसपास, ये बहुत कम लोगों में है। जैसे अभी जो उन्होंने अनाउंस किया, माई बहन मान योजना, ऐसा नहीं कि रातों रात सुबह उठ करके, बाकायदा सोचा, कई दफे बातचीत की, बैक एंड फोर्थ हुआ, ब्लूप्रिंट बना। अभी एक और नई चीज सोच रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वेंशन तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, 200 यूनिट फ्री बिजली, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो यूथ है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यूथ को बिहार में वो जॉब के मुद्दे पे ले आए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा ना, वो सब मेरे पर्सनल फेथ की चीज है, वो मेरी थाली सुनिश्चित नहीं करेगी। तो वो उन्होंने काम शुरू किया है, और बहुत जल्द जो छात्र और युवा नौकरी के लिए आवेदन भरते हैं, या उनको ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि किशनगंज के आदमी को चंपारण जाना है बिहार में, तो वो कैसे जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, तो उस पर भी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यकायक नहीं होती है। ही वर्क्स ऑन इट एंड वर्क्स मेटिकुलसली, सेल्फ ब्रैगिंग नहीं, सबसे बड़ी चीज है। आप ही देखिए, अभी बिहार में जितने हमारे खिलाफ की लीडरशिप है, बल्कि एक आध लोग जो साथ रह करके भी बोलते हैं, अश्लील अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं, आप मुझे एक बयान नहीं दिखा सकती है उनका,
हाउ मेनी इयर्स ही इज ओल्ड, 34, 35। एक बयान नहीं जो अशोभनीय, अश्लील हो। तो ये एक मेंटेन करना, शालीनता इस तरह के माहौल में दुष्कर होता है, और उसको उन्होंने सहज रूप से कर दिया। एक नया नाम भी है, प्रशांत किशोर जी, वो भी आ रहे हैं, जनसुराज पार्टी है उनकी। वो नया नाम नहीं है, न बहुत पुराने नाम है। इस देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बची हो जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो, चाहे पक्ष या विपक्ष। हाँ, उनकी भूमिका नहीं है। हाँ, भूमिका नहीं है तो उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। ये इस देश की खूबी है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी बना सकता है, पार्टियां बनती हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक चीज जो तेजस्वी जी ने कर दिया है, और बिना ज्यादा ब्रैग किए हुए, कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है जी। उनका विजन है कि रोजगार के सवाल पर बिहार एकजुट रहे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, बिहार के साथ ऐतिहासिक नाइंसाफी हुई है, और इसके लिए मैं सिर्फ 40-50 साल नहीं देखता हूं, 100 साल पीछे जाकर देखता हूं, कॉलोनियल पीरियड से देखता हूं कि बिहार लेबर सप्लाई स्टेट के रूप में रहा। तो उस दृष्टिकोण से वो चीजों को देख रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से चुनाव को भी एक अकेजन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देख रहे हैं। इसलिए कोई भी हो, पुराने वाले हों या जिन नए नवेले का आपने जिक्र किया, ये उस रूप में उनके कैनवस पे नहीं है। एक फिनिश ही कर रहे हैं बस इंटरव्यू। अगर किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, आज कोई देख रहा है ये इंटरव्यू, तो आप उसको क्या बताएंगे? एक चीज मैं जो सबको अपने दल में और बाहर भी कहता हूं, वैचारिकता के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। और वैचारिकता से मेरा, आप जो भी करें ईमानदारी, अगर आप दक्षिण पंथ के साथ हैं तो ईमानदारी से दक्षिण पंथ की राजनीति को अपने जीवन में उतारिए। अगर आप वामपंथ के साथ हैं तो उसको ईमानदारी से उतारिए। अगर आप एक एक ऐसे सेंट्रलिस्ट पोजीशन पे हैं तो उसको ईमानदारी से उतारिए और उसको जिए। ये चीजें मुझे बेहद ही अटपटी लगती हैं कि आज आप इस राजनीति का विरोध कर रहे हैं, कल को आप वहीं खड़े नजर आते हैं। तो वो जो एक शेर है ना, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो ये इधर का उधर हो जाना, इससे आप लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, भले आप पद पे कहीं भी चले जाएं। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक फुटप्रिंट छोड़ जाना। आपका फुटप्रिंट मिसिंग होगा, और ये मैं तमाम लोगों से कहूंगा। और एक और चीज, राजनीति को पैसों से मुक्त करना होगा। राजनीति पूंजी की गिरफ्त में है, और पूंजी की गिरफ्त में जब तक होगी, एक आम इंसान का राजनीतिक पहल खारिज किया जाएगा, हाशिए पे होगा। लालू जी की कुकिंग बड़ी फेमस है, आपने कभी उनके हाथ का कुछ खाया है? सबसे पसंद क्या है आपको? मटन और मछली, दोनों। अब एंड कर रहे हैं, लेकिन आपकी पोएट्री के बिना एंड नहीं करना चाहती मैं ये इंटरव्यू। और इस बार अगर आप अपनी कोई पोएट्री सुना दे तो। एक लिखा था, सुना रहा हूं। एक वनचिड़िया जो कि परजीवी थी, आज की सुबह उन्हीं से इन्वॉल्व हो गई। पता नहीं उसकी जिंदगी कितनी रह गई। Thank you so much, Manoj ji, for giving us time. And if you like this video, please like, share and subscribe.